हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर करने चल रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यह एक बाइलिंगुअल क्लास होगी। इसमें मैं आपको इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उससे वेल एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। साथ साथ हम इंग्लिश वर्ड भी सफिशिएंट यूज़ करेंगे ताकि आपको बोथ ऑफ द लैंग्वेज में समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेसन को। क्लास 10 में आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी उससे आगे यह इकोनॉमी थोड़ा सा ब्रॉडर रूप लेती है और यहाँ से शुरू होती है इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था को जानने की पहली यात्रा। आइए देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो आज़ादी की शाम या आज़ादी के समय में कैसी हुआ करती थी। हम किस स्टेज पे थे जब ब्रिटिश रूल के द्वारा हमें आज़ादी दी गई। जब हम आज़ाद हुए और अपनी नई यात्रा हम शुरू करने चले तो हम किस हालात या किस स्टेज पे थे, इस चैप्टर को पढ़ के आप बेहतर समझ पाएंगे। कह रहा है कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल, इसको पढ़ने से पहले जो लर्नर हैं वो फेमिलियर हो लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किससे? इंडियन इकोनॉमी से, जो 1947 में थी और आज़ादी के बाद क्या हुआ। इसका बताने का मकसद यही है कि उस समय क्या दशा थी और 1947 के बाद क्या कुछ चेंजेज हुए। आप यहाँ समझोगे उन फैक्टर्स को जिसने आगे चल के डेवलपमेंट और जो पिछड़ेपन भारत की इकोनॉमी को देखने को मिला उसके कारण से। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा विक्टर अलेक्जेंडर रूस का एक कोटेशन, द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1894। 1894 में भारत के जो वायसराय थे वो विक्टर अलेक्जेंडर थे। उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ कहा है, वो पढ़ते हैं हम। इंडिया इज द पावेस्ट ऑफ आवर एम्पायर। इफ द एम्पायर लूजेस एनी पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव, बट इफ वी लूज इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। इन्होंने ये कहा है कि जो भारत है वो हमारे एम्पायर, हमारे साम्राज्य की गढ़ है, एक बेसिक पार्ट की तरफ है, एक मेन हिस्सा है ब्रिटिश एम्पायर का। अगर ब्रिटिश एम्पायर अपने दुनिया भर में फैले हुए साम्राज्यों में से किसी एक छोटे से हिस्से या एक बड़े हिस्से को खो देता है, अपने उपनिवेशों में से एक हिस्सा खो देता है, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने भारत को खो दिया उन उपनिवेशों में से, तो वो अपने साम्राज्य को अस्त होता हुआ देखेंगे। तो ये बताते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट था इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक फाइनेंशियल रिसोर्स के रूप में, एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हब के रूप में कितना क्रूशियल कंट्री थी इंडिया एक उपनिवेश के रूप में। इस स्टेटमेंट से आप समझ पा रहे होंगे कि बाकी किसी उपनिवेश को खोने पर उतना दुख नहीं है जितना भारत को खोने पर ये मानते हैं कि पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य ही लड़खड़ा जाएगा। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इज फैमिलराइज यू विद द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यह जो बुक है आपकी, इसका मेन काम है आपको इंडियन इकोनॉमी से पहले बेसिक जो फीचर है उससे परिचित कराना और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में बताना। एज इट इज टुडे इन द आफ्टरमैथ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो आप देख रहे हैं वहां से यहाँ तक किस रूप में आई है और बाद में क्या हुआ उसे समझाना है। However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about the present state and future prospect. आगे चल के आप भविष्य के बारे में पढ़ें या वर्तमान दशाओं के बारे में जानें, इसके लिए इसके पास्ट वगैरह को भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आइए तो शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी को। प्रायोर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, कहाँ से? तो भारत की इकोनॉमी के शुरुआती चरण से, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था वहाँ से देखते हैं। एंड फॉर्म एन आइडिया ऑफ वेरियस कंसिडरेशन दैट शेप्ड इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और वहाँ से हम समझेंगे कि वो कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने इसमें मदद की और आगे चल के पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मतलब आज़ादी के बाद का जो डेवलपमेंट भारत में हुआ उसको आकार दिया। ये जानने के लिए हम पीछे चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अ करंट मेकिंग। जो भारत की अर्थव्यवस्था आज आप देख रहे हैं वो करंट मेकिंग नहीं है, इसकी जो रूट्स हैं, वो जड़ें जो हैं वो इतिहास में धसी हुई हैं, मतलब काफ़ी पुराना इतिहास है वर्तमान अर्थव्यवस्था को जन्म लेने में। पार्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, और मुख्य रूप से वह हिस्सा जब भारत ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत था, which lasted for the almost 2 centuries before India finally won in independence on 15th of the August 1947, और जिसकी अंत हुई 1947 में आज़ादी के दिन 15 अगस्त को। Sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's
ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। शुरुआती चरण में भारत की जो मुख्य उपयोगिता थी वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने की थी इंग्लैंड या लंदन में बढ़ रहे तेजी से इंडस्ट्रियल बेस को। जो इंग्लैंड या फिर पूरे ग्रेट ब्रिटेन में जो तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसको रॉ मटेरियल पहुंचाने का सबसे बड़ा हब जो था वो इंडिया था, क्योंकि इसके पास वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड थी, घने जंगल थे, जिसके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है फॉरेस्ट में के बारे में कि कैसे फॉरेस्ट ने, यहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज ने ब्रिटेन की इकोनॉमी या फिर उनकी रेल मेकिंग या फिर उनकी बोट मेकिंग में मदद की थी। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लोटेटिव nature of his relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which India economy has been able to attain over the last 7.5 decade। यहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे कि कैसे शोषक नीतियां बनाई गई थी, तरीका बनाया गया था, भारत के साथ ऐसा रिश्ता सेट किया गया था ब्रिटेन के द्वारा कि यहाँ की इकोनॉमी को अपने आप को बचाने में उससे इतने ज़्यादा वक्त लग गए, लास्ट 7.5 डिकेड्स लग गए हमें उन चीज़ों से निकलने में और डेवलपमेंट का एक लेवल बनाने में, इतना बुरी तरह से इसे क्रश करने की कोशिश की गई थी। तो पहला कारण है इंडियन इकोनॉमी के पिछड़ेपन का, वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। पहला जो कारण है हमारे देश के विकास विकसित न होने का वो ये है कि कॉलोनियल रूल के टाइम पर हमारा ज़्यादा विकास न होना। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के भारत आने से पहले भारत एक स्वतंत्र इकोनॉमी हुआ करता था। थ्रू एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ मोस्ट पीपल। ज़्यादातर लोगों का उन दिनों जो रोजी रोटी थी, जो जीविका थी, वो खेती से आती थी। फिर भी हम कई तरह के काम करते थे। इंडिया पार्टिकुलरली जाना जाता था हथकरघा उद्योग में, हाथ से बनाई हुई चीज़ों के लिए, सिल्क टेक्सटाइल के लिए, मेटल की चीज़ें बनाने के लिए, स्टोन वगैरह के लिए भारत जाना जाता था। और इनकी दुनिया भर में एक अच्छी रेपुटेशन थी और बढ़िया क्वालिटी मटेरियल होने की वजह से इसे पूरी दुनिया के द्वारा इंपोर्ट किया जाता था। मतलब अच्छी रेपुटेशन थी भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंगाल में थी वो काफी फेमस हुआ करती थी। मसलिन नाम का एक कॉटन टेक्सटाइल हुआ करता था जो बंगाल से शुरू हुआ, ढाका के अराउंड। आज ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, पहले जब भारत में थी तो वहाँ पर डकाई मुस्लिन नाम की एक कपड़े की क्वालिटी होती थी जिसने बड़ी फेमस हासिल की थी दुनिया भर में। एक विशेष तरह की कॉटन टेक्सटाइल का एक स्वरूप था। ये फाइनेस्ट कैटेगरी की मसलिन हुआ करती थी जिसे मलमल कहते थे। एक अच्छी तरह का, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा था जिसे मलमल कहते थे। फॉरेन ट्रेवलर्स जो हैं इन्होंने इसे मलमल शाही के नाम से भी बताया है या मलमल खास के लिए भी कहा है, क्योंकि ये सिर्फ रॉयल्टी के लिए यूज किए जाने वाले कपड़े बनाते थे। ये इतनी अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक्स होते थे या फिर कॉटन टेक्सटाइल था, कॉटन की रेसे इसके इतने मुलायम और इतने कंफर्टेबल थे कि सिर्फ ये रॉयल परिवारों द्वारा यूज किया जाता था। जाहिर है काफ़ी महंगा होता होगा और ये बंगाल से उत्पादित किया जाता था। तो आप देख रहे हैं कि भारत के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं या कपड़े के उद्योग हो गए, हाथ से बनाए गए उद्योग धंधे हैं, वो भी काफ़ी फूल फल रहे थे उस समय। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interests of their home country than the development of the Indian economy। जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई अंग्रेजों के आने के बाद, तो जाहिर है कोई विदेशी देश आपके यहाँ आया है तो उसका प्राइमरी लक्ष्य अपनी कंट्री को डेवलप करना है, आपके रॉ मटेरियल से, आपके रिसोर्सेज से। तो उन्होंने ऐसी ही नीतियां बनाई कि वो असिस्ट करें उनकी कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उनकी कंट्री के रिसोर्सेज को बढ़ाने के, उनकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने में। तो ऐसे ही उन्होंने नियम बनाए कि उसका लाभ जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिर्फ ब्रिटेन को ही हो। उस क्रम में, उस सीक्वेंस में उन्होंने जो कुछ चीज़ें की उसे हमने डेवलपमेंट के रूप में जाना। जैसे हम मानते हैं कि इंडियन रेलवेज देन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेकिन वो रेलवेज बनाई गई थी उनके ट्रांसपोर्ट को, उनके बिजनेसेस को फास्ट करने के लिए। उसे जोड़ा गया पोर्ट्स वाली सिटीज से ताकि जल्दी से जल्दी पूरे कंट्री के इंटीरियर पार्ट से चीज़ों को पैक करके, चीज़ों को उठा करके, लोड करके बंदरगाहों तक पहुंचाया जाए ताकि उनका व्यापार फास्ट हो। तो उन्होंने जो कुछ भी डेवलपमेंट किया हम उसे आज बेस के रूप में देखते हैं, कंट्री की आधारशिला है उनके द्वारा शुरू की गई चीज़ें। लेकिन आप ये देखें कि उसका उन दिनों प्राइमरी मोटिव इंडिया को डेवलप करना ना होकर के सिर्फ अपने कंट्री को, अपने बिजनेस को, अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना ही था।
सच पॉलिसीज बॉट अबाउट द फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी में एक चेंज देखने को मिला। कंट्री जो थी into supplier of raw material and consumer of finished industrial प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रिटेन। ये कंपनी जो थी जो भारत में काम करने आई, इन्होंने भारत को तब्दील करके रख दिया एक रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में, और वहां से ब्रिटेन से बनी बनाई चीजें भारत आने लगी। ऑब्वियसली द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। उनकी कोई रुचि नहीं थी कि भारत के लोगों की आय या भारत की पर कैपिटा इनकम के बारे में भी विचार करें। कुछ लोगों ने इसे मेजर करने की कोशिश की। सच इनकम यील्डेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनकॉन्स्टेंट रिजल्ट्स, और इसका रिजल्ट सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और इनकॉन्सिस्टेंट मिला। इन लोगों में थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भारत के बारे में पहली बार एक बुक लिखी जो बताया कि भारतीय मनी, जो भारतीय रुपए हैं, भारतीय व्यापार है, कैसे अंग्रेजी शासन काल के समय प्रभावित हो रहा है। विलियम डेगबी, फिंडले, साइरस, VKRV राव एंड RC देसाई, ये कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ एस्टिमेट करने की कोशिश किया कि हमारी कंट्री कहाँ जा रही है, ग्रोथ हो रहा है हमारा, या हम पिछड़ रहे हैं, जो कुछ भी। It was Rao who estimated during the colonial period was considered very significant। इसमें से जो राव थे उनके द्वारा जो कैलकुलेशंस की गई थी, एस्टिमेट्स लगाए गए थे, वो सबसे सिग्निफिकेंट थे। हालांकि ज़्यादातर स्टडीज डिडंट फाइंड दैट कंट्रीज ग्रोथ aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with mere 0.5% growth in per कैपिटा आउटपुट पर ईयर। आगे कह रहा है कि हालांकि ज्यादातर स्टडीज, मोस्ट स्टडीज डिडंट फाइंड दैट, ज्यादातर स्टडीज को ये नहीं मिला। क्या नहीं मिला? द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, कि कंट्री का एग्रीगेट रियल आउटपुट क्या था ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले चरण में, फर्स्ट हाफ में, और वो जो था लेस देन था 2%, 2% कम था, कपल्ड विथ मेर्स 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा इन, वहां 0.5% की ग्रोथ आप देख पा रहे थे पर ईयर के दौरान ब्रिटिश काल में। तीसरा है 1.3, आपका जो हेडिंग है वो एग्रीकल्चर सेक्टर। हर कंट्री के जीडीपी के 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। क्लास 10 से आप अभी पढ़ के आए होंगे। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश colonial rule remained fundamentally agrarian। भारत की जो उस समय की जनसंख्या थी वो मोस्टली फंडामेंटली तौर पर एग्रीकल्चर ही किया करती थी। 85% देश की जनता जो थी गांव में रहती थी, और उनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम खेती से आती थी। इसके बावजूद भी ऑक्यूपेशन ऑफ सच ए लार्ज पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। इसके बावजूद भी इन्होंने पिछड़ेपन का सामना किया। नॉट इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डेटोराइजेशन, इसके बाद भी इनको कई बार घटाव या इनके प्रोडक्शन में या फिर इनके इनकम में घटोत्तरी देखने को मिली। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम लो, खेती से होने वाला उत्पादन घट गया। इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। थोड़ी बहुत ग्रोथ जो देखी गई वो इसलिए थी कि कल्टीवेशन के एरिया को बढ़ा दिया गया था, जो एग्रीगेट नेट सोन एरिया था वो बढ़ा दिया गया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन्हें हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स वसूल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो कच्चा अनाज प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने जंगलों को काट करके नेट सोन एरिया इंडिया का बढ़ाया, बुआई के क्षेत्र बढ़ाए, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाई, ताकि वो लोगों से टैक्स ले सके। कई तरह की व्यवस्थाएं लगाई गई टैक्स लेने की, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ताकि लोगों से जमींदारी प्रथा शुरू की गई कि एक व्यक्ति को लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जा सके। तो ये कुछ काम किए गए जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ग्रोथ आपको देखने को मिला। लेकिन वो जो ग्रोथ है आप ये देखेंगे कि टोटल जो ग्रोथ है उससे जमीन को बढ़ा करके निकाली जा रही है, हमारे जंगलों को नुकसान पहुंचा करके निकाली जा रही है। आप पेस्टोलिस्ट वाले लेसन में पढ़ के आए होंगे कि कैसे जो खुले जंगल हुआ करते थे उसमें अब पेस्टोलिस्ट लोगों के जाने पर टैक्स लगा दिए गए। कैसे जो खुले जंगल थे जो सबके लिए फ्री थे उसे कैटेगराइज करके सिर्फ एक स्पेसिफिक पौधे लगाने शुरू किए गए, स्पेसिफिक पेड़ लगाने शुरू किए गए, और लोकल लोगों को उसमें जाने से रोक दिया गया। तो ये सब चीज़ें की गई ताकि कहीं से, मतलब हर रिसोर्स को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पैसे लिए जा सके।
लैंड सेटलमेंट की व्यवस्थाएं शुरू की गई, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था मैंने अभी बताया आपको, यह शुरू की गई बंगाल प्रेसिडेंसी में, कंप्राइजिंग पास्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट, जिसमें आज के भारत के पूर्वी राज्य आते हैं। ये आउटपुट जो है, जो प्रॉफिट है, एक्वरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स, ये सारा प्रॉफिट जो होता था वो जमींदारों के पास जाता था। ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि किसान काम करेंगे, कल्टीवेटर्स, और सारा जो अनाज वगैरह है कुछ हिस्सा किसानों को दे करके सब जमींदार के पास जाएगा और जमींदार उसे अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। And not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture, और यहाँ पे इन्होंने कुछ करने का प्रयास नहीं किया कि भारत की जो एग्रीकल्चर की कंडीशन है वो सुधरे। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट, जमींदारों का मुख्य इंटरेस्ट होता था रेंट वसूलने में, क्योंकि ये जो जमींदार बनाए जाते थे इसी शर्त पे बनाए जाते थे कि आप कितना ज़्यादा लगान हमें वसूल करके दे देंगे। तो अब जमींदारों को देखिए, जो भारतीय जमींदार थे उनके ऊपर भी दबाव रहता था कि अगर वो जमींदार अच्छे से रेंट वसूल करके नहीं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा की बिड नहीं करते हैं कि सर हम इतना आपको कलेक्ट करके दे देंगे, तो उन्हें जमींदारी पद से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पे दूसरा जमींदार आ जाएगा। तो वो भी क्रूएलिटी के साथ ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने की कोशिश करते थे। दिस कॉज इमेंस माइजरी सोशल टेंशन, जिसकी वजह से भयानक माइजरी और सामाजिक टेंशन देखने को मिलने लगी। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में रिवेन्यू सेटलमेंट के लिए झगड़े दिखने लगे और इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया जमींदार को कि वो ऐसे एटीट्यूड वाले हैं कि दबाव बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी लगान वसूल लिया जाए, रहम नहीं दिखाते। और जमींदारों के ऊपर अलग प्रेशर है कि अगर समय से नहीं पहुंचा तो उनकी जमींदारी छीन जाएगी। और लोगों के बीच ये मैसेज आता है कि सारा पैसा, सारा अनाज जमींदार ही रख रहे हैं। तो ये एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक है कि असल कलेक्टर्स अंग्रेज हैं लेकिन वो पर्दे के पीछे हैं और बदनाम होते थे भारत के लोकल जमींदार जो यहीं के हैं, और उसका लाभ मिल रहा है अंग्रेजों को कि बदनाम आपको करें कि अगर कोई रिवोल्ट हुआ, कोई इस तरह की लड़ाई झगड़े हुए तो वो जमींदार के अगेंस्ट लोगों की भावनाएं भड़केंगी। अंग्रेज साइड होते थे, वो डायरेक्टली जमींदार से ही ले लेते थे। वो जनता के सामने बहुत कम पड़ना चाहते थे कि किसी तरह से शुरुआती चरण में वो जनता की नजरों में बुरे न बने कि रिवोल्यूशन हो जाए। वो किसी एक व्यक्ति को नीचा दिखाते थे। आपने बंगाल के टाइम पर भी पढ़ा होगा कि उन्होंने नवाब से डायरेक्टली सेटलमेंट करना शुरू किया। जनता को लगता था कि सारे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो नवाब के थ्रू लिए जा रहे हैं, लेकिन नवाब उनके इन्फ्लुएंस में आके वो डिसीजन लेते थे और बदनाम हुआ करते थे। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रोक है ब्रिटिश स्टार्टिंग के जो गवर्नर थे, जिस तरह से उन्होंने डील किया इंडिया को। जमींदार वर टू लूज देयर राइट्स। अब इसमें क्या है कि डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफिक सम्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स। अब ये सारा रेवेन्यू कब आपको फिक्स करना है, कब आपको डिपॉजिट करना है, उसकी डेट फिक्स होती थी। फेलिंग, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, जमींदार साहब अगर फेल हो जाएंगे तो जमींदारी उनकी छीन ली जाएगी। इसकी वजह से लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन भी कम थी और फर्टिलाइजर का यूज कम होता था। ऑल एडेड अप टू एग्रीवेट द प्लाइट ऑफ फार्मर्स, और इन सब में पिसते थे किसान, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और इसमें बड़ी कम पैदावार होती थी भारतीय खेतों में। देयर वाज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरिया, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में जो कैश क्रॉप्स बोई जाती थी उसमें ग्रोथ देखने को मिला ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू किया, मतलब फसलों का वाणिज्यीकरण, कि अब जो फसलें उगाई जाएंगी वो ऐसी फसलें नहीं होंगी जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भोजन ग्रहण करना हो या अन्न न उगाना हो कि सिर्फ भोजन के लिए, बल्कि ऐसी फसलें जो उनके उद्योगों में डायरेक्टली काम आए और जिसको बेचा जा सके। ऊपर की कुछ चीज छूट गई थी, ये बॉक्स देखें आप। एग्रीकल्चर प्री ब्रिटिश इंडिया में फ्रेंच ट्रेवलर एक थे बर्नियर, उन्होंने डिस्क्राइब किया है 17th सेंचुरी के बंगाल को इस तरीके से। द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड इन बंगाल इन टू विजिट इंक्लाइन मी टू बिलीव दैट इट इज रिचर देन इजिप्ट। बंगाल को उन्होंने देख करके कहा है कि जो थोड़ी बहुत यात्राएं मैंने की हैं बंगाल की, उससे मुझे पता चल रहा है कि बंगाल अकेला पूरे इजिप्ट से ज़्यादा रिच है। ये एक्सपोर्ट करता है पर्याप्त मात्रा में, कॉटन को, सिल्क को, चावल को, चीनी को, बटर को। इसके साथ ही साथ इसके कंजप्शन भी हैं, अनाजों के,
गेहूं के और सब्जियों के, डक्स के एंड गीज के। इट आल्सो इमेंस हर्ड अपेक्स एंड फ्लॉक्स। यहाँ के लोगों के पास बड़े बड़े, जो यहाँ के जो चरवाहे हैं या यहाँ के जो पेस्टलिस्ट हैं, उनके पास बड़े बड़े सूअरों के या फिर भेड़ों के, बकरियों के झुंड भी हैं जिसको वो पालन करते हैं। मछलियाँ यहाँ मिलती हैं हर तरह की। फ्रॉम राजमहल टू द सी एंडलेस नंबर ऑफ कैनल्स। राजमहल से लेकर के समुंदर तक कई तरह की नहरें बनी हुई हैं। और ऐसी फ्रॉम द गंगेज ऑफ इमेंस लेवर ऑफ द नेविगेशन इरिगेशन। और यहाँ पर गंगा के द्वारा कई तरह के, गंगा किनारे के जो लोग हैं उनको लेवर भी मिल जाते हैं, नेविगेशन हो जाती है और इरिगेशन की भी सुविधा गंगा से मिल जाती है। तो ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बंगाल कितना रिच और रिच एक इलाका हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, जब उन्होंने कंट्रोल, सॉवरेन कंट्रोल नहीं लिया हुआ था बंगाल के क्षेत्रों पर। तो ये कुछ क्लास रही हमारी डे 1 की। इसमें हमने 3 हेडिंग्स को अच्छे से समझा, लाइन बाय लाइन पढ़ा भी, और उससे पीछे रिलेटेड जो कहानियां हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो भी जाने। कल से हम पढ़ेंगे 1.4 इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।